नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की टारगेट सीरीज के MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा। इसका पार्ट 1 हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने जो 2017 और 20 में EO एग्जाम में पूछे 21 में EO एग्जाम में पूछे गए थे, वो हमने डिस्कस किए थे। ये वाली जो MCQ सीरीज है, इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि जो पहले वाले जो क्वेश्चंस आए थे वैसे कौन से क्वेश्चंस आगे और बन सकते हैं। और जो पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो पुरानी योजनाओं पर थे, यानी उस समय 2017-21 में कौन सी सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाएं चल रही थी। उसके बाद काफ़ी सारी नई योजनाएं भी आ गई हैं। उसके बाद में कोविड हुआ था तो काफ़ी सारी नई योजनाएं लॉन्च की गई थी सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड। तो वो सारी नई योजनाओं से कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हम इस MCQ सीरीज में इस वीडियो में करेंगे। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ हमको 4 विकल्प दिए हैं और पूछा है कि गलत कौन सा है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए हैं। पहला है, इसका उद्देश्य फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक का व्यापक फसल बीमा है। ये ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। तो ये जो हमारी योजना है ये बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि तक का व्यापक फसल बीमा है। यह ऋणी किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके लाभार्थियों में बटाईदार और किराएदार किसानों सहित सभी किसान शामिल हैं। इसका उद्देश्य फसल हानि क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और उनकी आय को स्थिर करना है। नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना है। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका क्या उद्देश्य है कि अगर मैंने फसल बोई तो कई बार क्या होता है ना कि कोई भी अतिवृष्टि हो गई या फिर ओले गिर गए या फिर सूखा पड़ गया या फिर किसी भी प्रकार की, जैसे टिड्डी का जो है उस समय अभी 1-2 साल पहले टिड्डियों का अटैक हुआ था। तो ये जितने भी कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि फसल नष्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे मैं किसान हूँ, मैंने अपना पूरा पैसा लगा के अपनी फसल बोई और आखिर में किसी भी कारण से मेरी फसल बर्बाद हो गई, तो मेरी तो पूरे साल की मेहनत गई और मेरी पूरी की पूरी कमाई उसी में लग गई और मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला। तो एक बहुत ही बेकार जो कंडीशन बन जाती है, उसको काउंटर करने के लिए फसल बीमा योजना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं अपनी फसल का बीमा करवाती हूँ तो कुछ भी, अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, तो मुझे अपनी फसल का बीमा जो है वो मिल जाएगा। तो ये सभी के लिए स्वैच्छिक है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें एनरोल कर सकती हूँ। मैं ऋणी किसान हूँ या कोई सा भी किसान हूँ, मेरे पास भूमि है, तो मैं इसमें एनरोल कर सकती हूँ। और इसमें बटाईदार और किराएदार किसान भी शामिल है। यानी अगर मेरी भूमि नहीं है लेकिन मैं बटाई पे किसी की फसल उगा रही हूँ तो भी मैं इसमें शामिल हूँ। ठीक है। किराएदार किसान यानी मैं किसी की फसल मैं किसी का खेत किराए पर लेकर खेती कर रही हूँ तो भी मैं बीमा अपनी फसल का करवा सकती हूँ। ठीक है। तो इसमें वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है और आय को स्थिर किया जाता है। यानी अगर मेरी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई तो मेरी आय तो गई, लेकिन अगर बीमा है तो पैसा आएगा और मेरी आय स्थिर होगी। और इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीमा ही नहीं होता है, उसके अलावा नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियां भी इसमें अपनाने के लिए जो है किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। और फसल विविधीकरण, यानी मैं सिर्फ गेहूं या चावल ही ना उगाऊं, उसका डाइवर्सिफिकेशन करूं, यानी उसमें छोटी छोटी और भी फसलें जो हैं वो उगा दूं। जैसे गेहूं के साथ में मैंने कोई फल लगा दिए आसपास में, जो जैसे मेरी इतना बड़ा खेत है तो उसमें पूरे में गेहूं ना उगाने की बजाय कुछ पार्ट्स में क्या, कुछ पार्ट्स में क्या, तो इससे क्या होगा ना कि जैसे सिर्फ गेहूं पर किसी ने अटैक किया
तो मेरी बाकी की फसल तो सही है ना। तो इस प्रकार से सिर्फ गेहूं पर ही जो है इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ये वाली फसल जो है वो सही है, तो इससे मैं इतनी ज़्यादा मेरी हानि है वो कम हो सकती है। तो इसलिए फसलों का विविधीकरण को अपनाना, ऐसा भी प्रोत्साहन इस योजना में दिया जाता है। तो हमने कौन सी योजना के बारे में जाना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है? तो ये जो योजना है ये भी 2014 में ही स्टार्ट हुई थी, नई योजना है। तो किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है? अगर आपने सुना हो तो आपके जो भी दादा दादी हैं या आपके जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं, तो उनके अकाउंट में ना हर 3 महीने में कुछ पैसा आता है, ठीक है, साल में 3 बार आता है। तो वो जो पैसा आता है ना, कि वो बोलते हैं कि हाँ हमको सरकार से कुछ पैसा अकाउंट में डायरेक्ट मिला है, नहीं कहीं जाना नहीं आना नहीं, पैसा मिला है। तो वो जो पैसा आता है ना, वो कौन सी योजना के तहत आता है? वो आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो ये पूछा गया है कि वो पैसा कितना आता है, यानी कितनी जो है राशि हमको इसमें दी जाती है। तो 8,000, 7,000, 6,000 या 5,000। अगर आपने ध्यान दिया हो कि कितने पैसे आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, यानी उनके अकाउंट में 6,000 रुपए आते हैं। कैसे आते हैं? 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने में आता है। तो ऐसे करके 3 बार में 6,000 रुपए सरकार प्रोवाइड करती है। कि केंद्र क्षेत्र की योजना है, ठीक है। अब आपको एक शब्द यहाँ पर मिलेगा, केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र क्षेत्र की योजना। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो केंद्र क्षेत्र की योजना होती है उसमें देखो 2 सरकारें होती हैं, एक तो होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। तो कुछ योजनाएं होती है वो केंद्र सरकार चलाती है, कुछ योजनाएं होती है वो राज्य सरकार चलाती है। यानी अगर मैं राजस्थान में हूँ तो मुख्यमंत्री बीमा योजना अलग चलेगी, प्रधानमंत्री बीमा योजना अलग चलेगी। तो इस तरीके से राज्य और केंद्र अलग अलग कुछ योजनाएं चलाते हैं। तो केंद्र की जो अकेले केंद्र की जो योजना होती है जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार जो है वो देती है, तो उसका नाम है केंद्र क्षेत्र की योजना। और ऐसी योजना जिसके अंदर केंद्र सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकारों को देना होता है, तो उसे बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित योजना में 75-25 या 90-10, 90-10 कहाँ पर होता है? जो कितने भी जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो ये जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य है, तो यहाँ पर 90-10 होता है, यानी 90% गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% राज्य सरकार देगी। और जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, तो वहाँ 75% केंद्र देगा और 25% राज्य देगा। तो ऐसी योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना बोलते हैं। केंद्र प्रायोजन कर रहा है, यानी कुछ दे रहा है और कुछ राज्य सरकार देंगे। और केंद्र क्षेत्र की योजना यानी 100% जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो ये जो योजना है किसान सम्मान निधि, इसमें 100% यानी जो 6,000 रुपए आ रहे हैं वो पूरा पैसा जो है केंद्र सरकार जो है वो किसानों को दे रही है। इसमें लाभार्थी कौन होते हैं? भूमिधारी किसान, कुछ अपवाद यानी कुछ भूमिधारी किसान नहीं होते हैं, बाकी सारे भूमिधारी किसान लाभार्थी होते हैं। इसका उद्देश्य होता है विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमिधारी किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। अगर हम यहाँ पे बात करें अपवादों की, तो क्या अपवाद होता है इसमें? लाभार्थी जैसे मेरे दादाजी जो हैं उनके पास भूमि है, लेकिन मेरे जो पिताजी हैं वो सरकारी नौकरी में हैं। तो अगर घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो उनको जो है इसमें लाभ नहीं मिलेगा। अगर मेरे दादाजी सेना में थे, सेना से रिटायर्ड हैं, लेकिन भूमिधारी किसान हैं, तो भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर मेरे दादाजी ने टैक्स भरा है, इनकम टैक्स भरा है, यानी उनके पास काफ़ी पैसा है, तो भी उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। अगर मेरे दादाजी ग्रुप डी से रिटायर्ड है, किसी भी सर्विस से रिटायर्ड है, तो भी उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे दादाजी शुरू से ही खेती कर रहे हैं और उनका कोई भी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ खेती करते हैं, घर में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, किसी भी अन्य योजना से लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो उनको इस योजना के तहत 6,000 रुपये सरकार देगी। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, यानी कोई ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, कोई सर्विस में है, सेना से रिटायर्ड है, या फिर टैक्स ही भर रहे हैं, तो फिर उनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है,
इसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं, 2,000 रुपये हर 4 महीने में। उद्देश्य है पात्र किसान परिवारों को सभी भूमि धारकों को आय सहायता प्रदान करना। हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के अंतर्गत आती है? तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका नाम है इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ फसलें हैं जिनको डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाता है। तो हमसे पूछा है कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस। अनाज, नारियल, काजू, कोको, बांस। रबर, नारियल, काजू, कोको, बांस। सुगंधित पौधे, नारियल, बादाम, कोको, बांस। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प 1। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है बागवानी फसल, यानी ऐसी फसल जो फ्रूट्स या हॉर्टिकल्चर में आती है, यानी जो खेतों में नहीं होती है, बागों में होती है। तो अनाज है वो तो बागों में नहीं होता, रबड़ भी नहीं होता, ठीक है। और एक ये बादाम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर याद रखें। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, जैसे सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस, तो ये सब जो है वो बागवानी में आते हैं। इसलिए थोड़ा सा गैस वर्क और कॉमन सेंस से भी हम ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और एकीकृत विकास मिशन के बारे में और जानते हैं। ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का मतलब समझ रहे हो? 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% राज्य सरकार का। इसका उद्देश्य देश में बागवानी का समग्र विकास करना है, यानी हम सिर्फ खेतों में जो फसल उगाते हैं वही नहीं होती है, और जो बागवानी में जो फसलें होती है उनको प्रमोट करने के लिए ये जो है योजना चलाई गई है। इसका प्रमुख हस्तक्षेपों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के एकीकरण को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल विकास का समर्थन करना। कवर की गई फसलें हैं फल, सब्जियां, जड़ें और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस। तो ये आप अच्छे से याद कर लें कि ये कुछ फसलें हैं जिसमें अब इसमें ना थोड़ा सा आप याद करने के साथ साथ कॉमन सेंस भी लगाओ कि बागवान की फसलें हमको तो वैसे भी याद रहती है कि जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, मशरूम है, मसाले हैं, फूल है, नारियल है। तो ये सब जो है बागवानी में उगाए जाते हैं, खेतों में नहीं उगाए जाते। तो खेतों वाली फसलें हटा के जितनी भी फसलें हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें या कौन सा कथन सही है। तो कोविड के टाइम पर एक नई योजना, पहले एनएफएस से चलता था, यानी राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसके अंदर एक दूसरी योजना स्टार्ट की गई जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो कोविड के टाइम पर लोगों का रोजगार छिन गया था, लोगों को खाने की बहुत कमी हो गई थी, खाना नहीं मिल पा रहा था, तो उस समय पर यह योजना स्टार्ट की गई थी। तो इसके बारे में पूछा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक सभी पात्र परिवारों को मुफ्त में चावल, गेहूं, मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक सभी पात्र परिवारों को रियायती लागत पर चावल, गेहूं, मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे सभी पात्र परिवारों को मुफ्त में चावल, गेहूं, मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब जो ये तीनों विकल्प है ये काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद कर ले तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो योजना है ये मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें क्या होता है कि कुछ रियायती दरों पर आपको खाना उपलब्ध किया जाता है, जैसे एक रुपये प्रति किलो में चावल, 2 रुपये प्रति किलो में अनाज, 4 रुपये प्रति किलो में दालें। तो ये तो इसमें होता है। तो ये वाला जो है ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें रियायती दरों पर पूछा है। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी है, सिर्फ बोला है कि कुछ मतलब ये मुफ्त चावल हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो गलत है। कुछ जो प्रॉपर टाइमलाइन थी उसमें ही मुफ्त अनाज जो है वो उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया था, यानी कोविड के टाइम पे 1 साल के लिए किया था, फिर इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, फिर इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया,
तो अभी 1 जनवरी को उसको तीसरे साल के लिए भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए इसकी टाइमलाइन है 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक। तो ये एक साल के लिए इसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा तो मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है। पहले भी गवर्नमेंट करा रही थी, लेकिन कुछ रियायती दरों पर करवा रही थी। तो ये जो योजना है ये 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड की गई है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यह योजना 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक सभी पात्र परिवारों को मुफ्त में, तो ये जरूर याद रखना कि रियायती दरों पर नहीं, मुफ्त में चावल, गेहूं और मोटा अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। ये भी बिल्कुल याद रखें कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो इसमें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तेल, केरोसिन वगैरह ये सब नहीं है, सिर्फ चावल, गेहूं और मोटा अनाज। एनएफएसए की धारा 3 के तहत शुरू की गई एनएफएसए की अनुसूची 3 के 1 के अनुसार केंद्र सरकार कार्रवाई द्वारा इन अनाजों को रियायती कीमतों में बदलाव कर सकती है, यानी बाद में जो है इसको कीमतों में भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है। हालांकि परिवर्तित मूल्य गेहूं और मोटे अनाज के लिए एमएसपी और चावल के लिए व्युत्पन्न एमएसपी से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी मूल्य फिक्स किया जाता है तो वो एमएसपी यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पे सरकार अनाज खरीदती है, तो उससे अधिक पर ये नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लिखा हुआ है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा अभियान सर एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम आपने जरूर सुना होगा। जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं गांवों में, शहरों में, तो वहां पर बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे होते हैं, बैग टांग कर ऐसी कुछ पेंटिंग्स बनी होती है और उस पर लिखा होता है समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा कार्यक्रम। तो ये जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके बारे में क्वेश्चन है। सामाजिक सुरक्षा की योजना है क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसमें प्री स्कूल के कक्षा 12 तक समग्र रूप से स्कूली शिक्षा में सुधार करना, स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपरोक्त सभी। वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर जो है सोचें और फिर वीडियो को अनपॉज करके मेरा आंसर सुने, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होगी। जरूरी नहीं है आपको आता हो, लेकिन आप गैस वर्क से भी इसको सही कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। समग्र का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पूरा इंक्लूडेड, यानी अच्छे से इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो पहले जो चलता था उसका नाम था शिक्षा कार्यक्रम, अब जो चलता है समग्र शिक्षा। पहले चलता है समग्र शिक्षा अभियान, अब ये है समग्र शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि जैसे समग्र मतलब होता है कि ओवरऑल, यानी इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई है ओवरऑल। तो यानी पहली से लेके 12वीं या प्री स्कूल से लेके 12वीं तक के सारे बच्चों को इसमें इंक्लूड कर दिया जा सकता है। तो इसलिए हमारा सही विकल्प ए होने के चांसेस हैं। अब इसमें क्या है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण करके वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रारंभिक शिक्षा का पहुंच को सार्वभौमिक बनाना, यानी सिर्फ प्री स्कूल के लिए बोला है, इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए बोला है, लेकिन हमारा तो ये समग्र शिक्षा। तो ये तो प्रारंभिक शिक्षा में तो ओवरऑल नहीं आता है, इसमें तो सिर्फ 1st से 5th तक के बच्चे आते हैं, इसमें 6 से 12 तक के 8 तक के बच्चे आते हैं, तो 10 तक के बच्चे आते हैं। तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प है, क्योंकि प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक के सभी बच्चों की शिक्षा में सुधार करना है। तो ऐसे आप गैस वर्क से भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा कार्यक्रम ये भी केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है प्री स्कूल से कक्षा 12 तक की निरंतरता के रूप में स्कूली शिक्षा में समग्र रूप से सुधार करना। लक्ष्य सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना। व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि यहाँ पर इनको रोजगार की तरफ बढ़ावा देना। ठीक है, यानी अगर मेरे को 12वीं तक की कुछ शिक्षा मिली है तो उससे मैं रोजगार पा सकूं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये इसका तात्पर्य इससे है। शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना, तो इसमें सब कुछ आ गया। यानी अगर मैं एक टीचर हूँ
तो मेरी ट्रेनिंग होती है समर टाइम पे या विंटर टाइम पे, तो वो जो संस्थान होते हैं उनको मजबूत करना या उनको बढ़ावा देना, तो ये भी समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंदर ही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों की सहायता करना। इसमें इसके तहत 3 योजनाएं जो है उनको शामिल कर लिया गया। पहले 3 अलग अलग योजना चलती थी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना। तो इन सबको शामिल करके एक जो है इंटीग्रेटेड योजना बना दी गई जिसका नाम है समग्र शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC के तहत न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि क्या है? अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पढ़ा था। तो वैसी एक वो योजना उस समय चली थी 17-21 के समय पे, अभी भी चल रही है, नई योजना थी। लेकिन अभी एक और नई योजना जो है वो स्टार्ट की गई है महिलाओं के लिए, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितनी जमा राशि है, वहाँ पर भी जमा राशि वाला ही क्वेश्चन था, तो उसको ज़रूर आप जाकर देखें पार्ट 1 को, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये योजना में क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर विकल्प है न्यूनतम जमा रुपये 1000 और अधिकतम जमा रुपये 2 लाख, फिर 2000 2 लाख, 5000 2 लाख, 1000 2 लाख, 3 लाख। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि सही उत्तर क्या है, तो हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इस योजना की घोषणा अभी हाल ही में जो हमारा केंद्रीय बजट आया था फरवरी में, उसमें 2023-24 के बजट में की गई थी। नई योजना है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए है। इसका उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, जिसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना। खाता किसी भी एक लड़की या महिला के नाम से खोला जा सकता है। जमा सुविधा 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद 40% तक की आंशिक निकासी की अनुमति है। न्यूनतम जमा रुपये 1000 और अधिकतम जमा रुपये 2 लाख है, यानी इतना प्रीमियम आप इसमें भर सकते हैं। और 1 वर्ष अगर पूरा हो गया तो 40% की, आप जैसे मैं अपना पैसा जमा करवा रही हूँ 1 साल तक, और मुझे अगले साल ज़रूरत पड़ गई तो मैं 40% अपना पैसा वहाँ से निकलवा सकती हूँ। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रीमियम दर क्या है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी है जो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है। तो इसमें कितना प्रीमियम है? 450 रुपये प्रति वर्ष, 436 रुपये प्रति वर्ष, 500 रुपये प्रति वर्ष और 1000 रुपये प्रति वर्ष। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सही उत्तर क्या है? हमारा सही उत्तर यहाँ पर है विकल्प बी, यानी 436 रुपये प्रति वर्ष आपको इसमें भरने होंगे। तो यह एक जीवन बीमा योजना है, इसमें 55 वर्ष तक की आयु तक का जीवन बीमा होता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक, इवन NRI जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारत में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो सभी इसके लिए पात्र हैं। यानी अगर मैं लंदन में रह रही हूँ, भारत की नागरिक हूँ, तो मैं इसमें जो है एनरोल कर सकती हूँ अगर मेरी 50 वर्ष से उम्र कम है। तो नामांकन के पहले 45 दिनों तक किसी भी कारण से मृत्यु इसके अंतर्गत आने वाला जोखिम है। यानी अगर मैंने आज अपना बीमा करवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया और 45 दिन हुए हैं, 50 दिन हुए हैं, मेरी मृत्यु हो गई, तो भी मैं 45 दिन के बाद ही इसका जो है फ़ायदा, मतलब अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका जो पैसा है वो मेरे जो भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है उनको मिल जाएगा। यानी अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे माता पिता को, मैं मैरिड हूँ तो मेरे पति को, या जिनका भी नाम मैंने उस योजना में भरा है, जो भी नॉमिनी है, उनको ये पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो इसमें अगर मैंने कुछ भी थोड़ा सा भी पैसा जो है, जैसे अगर मैंने सिर्फ जो इसमें प्रीमियम है वो भरा था, मेरी मृत्यु 45 दिन बाद हो जाती है, तो भी मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे और साल दर साल इसमें नवीनीकरण होता है। यानी अगर मैंने इस साल का करवाया तो अगले साल मुझे फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। इसमें कार्यान्वयन कौन है? कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे जीवन बीमा निगम कहते हैं, या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस वाले
बीमा करता। और प्रीमियम दर कितनी है? मात्र 436 रुपये प्रति वर्ष। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी ये जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ा है, तो ये जो योजना है ये थोड़ी सी अलग है। इसके थोड़े से अलग कुछ लक्ष्य हैं। तो वो हमसे पूछा है, इसका लक्ष्य IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना है जो भविष्य में होने वाली महामारियों आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। इसका उद्देश्य माध्यमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना है। उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमसे पूछा है कौन सा कथन गलत है। हमारा पहला कथन सही, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प सी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है ये कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। यानी केंद्र प्रायोजित है और इसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी हैं। यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उनके लिए पैसा, और बाकी की चीज़ों के लिए पैसा राज्य सरकार देगी। तो ये इस तरीके की मिली जुली एक योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना। यानी अभी तक जो सारा काम है वो पेपर वर्क होता था, लेकिन अब इनका ये जो ऐसा मिशन लेकर आए हैं जिसमें IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत रोग निगरानी प्रणाली बने। यानी अगर मुझे कोई रोग है तो मेरा एक हेल्थ कार्ड बन जाएगा सरकार के पास में, और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा कि डायबिटीज़ है, क्या बीमारी है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन ये रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। यानी ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से चीज़ों को करना इसका लक्ष्य है। इसका उद्देश्य एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना जो भविष्य में होने वाली महामारियों आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब दे सके। तो ये कोविड के बाद स्टार्ट किया गया था कि अगर कोई भी महामारी ऐसी आती है तो उसको प्रभावी ढंग से हैंडल कर सके। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना, IT सक्षम निगरानी प्रणाली का विकास करना और संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का समर्थन करना, यानी रिसर्च भी इसमें इंक्लूडेड है। विशेषतः उपचार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, रोगों के निदान के लिए एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, महामारी का अध्ययन करने वाले मौजूदा शोध संस्थानों का विचार। तो यहाँ पर हमारा जो है विकल्प सी इसलिए गलत हुआ था क्योंकि वहां पर माध्यमिक स्तर पर बोला था, जबकि जमीनी स्तर पर यानी ग्रास रूट लेवल पर इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। यानी गांव ढाणियों तक, छोटे शहरों में भी ग्रास रूट लेवल पर इस पर काम होना चाहिए, ना कि माध्यमिक लेवल पर। माध्यमिक लेवल यानी थोड़े बड़े शहरों की तरफ उस चीज़ को बताया जाता है। तो इसलिए हमारा विकल्प सी गलत हुआ था। तो इस तरीके से याद रखें कि जमीनी स्तर पर काम करने का इस योजना का उद्देश्य है। हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थी है? तो एक तो चलती है मनरेगा, जो गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाती है। ये वाली जो योजना है ये शहरी योजना है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो जो शहरों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये योजना है। तो उसमें पूछा है कि लाभार्थी कौन कौन है इस योजना के। 4 विकल्प दिए हैं, व्यक्ति, समूह, स्वयं सहायता समूह, उपरोक्त सभी। तो इस योजना के लाभार्थी सभी हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य स्थायी आधार पर शहर गरीबी परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है। यानी जो गाँव में जो है गरीबी को दूर करने के लिए तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो चलाया गया था, मनरेगा जिसे नरेगा बोलते हैं। नरेगा बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, गांव में यूज़ करते हैं कि नरेगा में काम करने गए। लेकिन जो शहर में जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट करने के लिए ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसके लाभार्थी कौन कौन है? शहरी गरीब व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह और
बाकी के समूह भी इसमें शामिल हैं। तो गरीबी के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार, कुशल मजदूरी, रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना, यानी उनकी स्किलिंग करना। यानी अगर मैं शहर में रहती हूँ और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और मेरे को कोई भी मतलब जैसे मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, जैसे सिलाई या फिर कुछ भी कढ़ाई, या फिर मैं कोई लड़का हूँ तो मुझे कोई मशीन से रिलेटेड काम, तो इन सब के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है ताकि अगर कोई गरीब आदमी है और वो रोजगार तक पहुँचना चाहता है तो उनको स्वरोजगार या कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुँचने के लिए सक्षम बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, ताकि कोई भी बेरोजगार ना रहे और कोई बेरोजगार है तो वो अपस्किलिंग करके जो है वो अपने लिए कोई रोजगार जो है ढूंढ पाए। इनको सिलाई सीख कर अपने खुद की टेलरिंग स्टार्ट कर दे, या फिर कोई भी स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर अपना खुद का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो उसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं। छोटे व्यवसाय के मालिकों को स्वयं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, स्ट्रीट वेंडर्स को सामाजिक लाभ प्रदान करना, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। ये जो योजना है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, ये कोविड के टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी। अगर आप उस समय पर न्यूज़ देखते हो तो काफ़ी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन उस समय पर किया गया था। तो ये कोविड के बाद क्या हुआ था कि जब बहुत टाइम तक जो है लोगों का रोजगार छिन गया था, यानी जब कोविड हुआ था तो लॉकडाउन हुआ था तो लोगों का रोजगार छिन गया था। यानी अगर मेरी छोटी सी कोई रेहड़ी थी, जैसे मैं गोलगप्पे का ठेला लगाती हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो गलियों में जो सामान बेचते हैं, तो मैं जब गोलगप्पे का ठेला लगाती हूँ, अब मेरा 8 महीने के लिए लॉकडाउन में मेरा रोजगार डिस्टर्ब हो गया, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, तो मैं फिर से अपना जो काम कैसे स्टार्ट करूँ? मेरे को छोटी सी अगर रेहड़ी भी लगानी है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए फिर से पैसा प्रोवाइड करके उनको लोन देके जो है अपना काम फिर से स्टार्ट करने के लिए जो योजना स्टार्ट की थी प्रधानमंत्री जी ने, तो उसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि, यानी खुद की पैसों से समृद्धि की ओर बढ़ना। तो ये स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, क्योंकि इनके लिए कोई पहले से कोई योजना थी नहीं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर आया था, तो ये फिर से अपना काम स्टार्ट कर सके, तो उसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो इसका उद्देश्य था स्ट्रीट वेंडर्स को उनके समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। इसका जो है ये अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसका चरण 1/2021 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, और भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI इस कार्यान्वयन के लिए भागीदार है। तो इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? कार्यशील पूंजी पर 1 वर्ष की ऋण अवधि, 7% का इनको ब्याज सब्सिडी, समय पर चुकौती पर, त्रैमासिक भुगतान करने पर। ठीक है, यानी मेरे को सिर्फ 7% का ब्याज इस पर देना पड़ेगा। उसके अलावा डिजिटल लेन देन पर 100 रुपये तक मासिक कैशबैक प्रोत्साहन, यानी अगर मैंने अपने रेडी पर QR कोड लगा दिया, डिजिटल से मैं लेती हूँ तो मुझे 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ताकि मैं इसके लिए प्रोत्साहित हो सकूँ पेटीएम वगैरह यूज़ करने के लिए। पहले ऋण के समय पर जल्दी चुकौती पर उच्च ऋण पात्रता, यानी अगर मैंने जल्दी अपना ऋण चुका दिया तो मुझे फिर से लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसमें शहरी स्थानीय निकायों को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज की हमारी ये जो सामाजिक सुरक्षा का पार्ट 2 सीरीज है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो पर काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को मिलती है। इसीलिए जल्दी वीडियोस जो है वो आ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कमेंट करते रहें। आपको जो भी डाउट आते हैं, जो भी आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, वो ज़रूर हमें अपने कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि ये वीडियो सीरीज EPFO एग्जाम तक रेगुलर चलती रहे। अतुल IAS अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।